नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से अभी देश में कई सारी घटनाएं चल रही हैं उसके बीच में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है ऑन कैमरा। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि भारत में किस तरीके से इलेक्शंस की चोरी हो रही थी वो सारे सबूत सामने आ गए हैं। वो सारे सबूत रिसर्च करके खोज लिए गए हैं। राहुल गांधी ने जो कहा मैं चाहता हूं जल्दी से वो दर्शक सुन ले, फिर उसके बाद मैं बड़े सवाल लेकर के आता हूं आपके पास। सुनवाइए जरा राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट। में इन्होंने चीटिंग की, हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। हेमंत सर, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये आरोप राहुल गांधी तो लगा रहे हैं, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि पूरा सबूत सब कुछ आ चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट में सब सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। 3 सवाल जिनकी बात आप कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा ना कि रिसर्च करके जो है वो कर्नाटक के अंदर खोज लिया है कांग्रेस ने पूरा सिस्टम, तो वो रिसर्च क्या है वो हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो कैसे हुआ रिसर्च में और क्या क्या निकला है। जो 3 सवाल हैं महत्वपूर्ण वो मैं उठा लेता हूं। कैसे नए वोटर बनते हैं जो राहुल ने कहा, कौन वोट करता है जो राहुल ने कहा, और कहां से ये वोट जो है वो होता है। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल राहुल कह रहे हैं। कैसे हुई ये रिसर्च और क्या निकला इस रिसर्च में, शुरुआत हम यहां से करें जरा। प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज जो राहुल गांधी ने कहा है वो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, और कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 3-3.5 महीने से ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उससे पहले लगातार अपॉइंटमेंट मांग रही है कर्नाटक का खेल साबित करने के लिए। और वो खेल क्या है, वो राहुल गांधी ने अभी पूरी बात नहीं बताई, उस पर मैंने सारा पता किया क्या है। बेंगलोर कंस्टिट्यूएंसी जो कर्नाटक की राजधानी है उसको लेकर के एक फॉरेंसिक एनालिसिस किया है कांग्रेस पार्टी ने, और किस तरीके से वोटर लिस्टों में वहां खेल हुआ है। एक एक पान की दुकान में, रेहड़ी वाले की कोई ऐसी जगह जो आइसोलेशन में जहां कुछ हो भी नहीं सकता, बार जो होता है पब के अंदर, एक एक जगह पर 40-40 वोट, जबकि वो कॉमर्शियल एंटिटी है, वहां पर कोई व्यक्ति रहता नहीं, उसके नाम पर ऐसी हजारों वोट कांग्रेस पार्टी ने पकड़ रखी है। और पूरे का पूरे सबूतों के साथ पिछले 3.5 महीने से रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी है कांग्रेस के, वो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पीसीसी प्रेसिडेंट, लगातार ज्ञानेश कुमार गुप्ता से समय मांग रहे हैं सबूतों के साथ। और उसके बावजूद आज तक ना तो उनको मिलने का समय दिया गया और ना ही किस तरीके का कोई इस तरह का इशारा आया कि भाई आप हमें कुछ कागज दीजिए या क्या कीजिए। और ये जो चीज है राम प्रकाश जी, ये पहली बार होगा जब साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करके फॉरेंसिकली ये प्रूव किया जाएगा। आपको ध्यान हो, जब कांग्रेस पार्टी अगर पिछली बार जब जयराम रमेश के नेतृत्व में गई थी करीब 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने चुनाव आयोग को ये कहा था कि आप हमें महाराष्ट्र की पूरी वोटर लिस्ट दे दीजिए डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल। आपको पता है आज तक वो 4 महीने से वो नहीं दिया गया, और 3.5 महीने से कर्नाटक की डिटेल्स जो देने के लिए जो भी कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है उनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए खेल क्या है बेसिकली। एक एक ऐसे पते पर जहां पर कोई रहता नहीं, दिल्ली में आपने देखा था, वही मॉडल है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से परवेज साहिब सिंह वर्मा के घर में
तमाम ऐसी दुकानों के एड्रेस पे 30-30, 40-40 वोट, 100-100 वोट बीजेपी नेताओं के घरों में, सरकारी आवासों में, वो जो चीज थी वही चीज बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी ने साइंटिफिकली स्टैब्लिश की है कि किस तरीके से वोटों का खेल किया गया है। और उसमें बंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको नोडल और मॉडल बना करके ये सारे का सारा प्रयास किया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी को 4 महीने लगे। और ये जो स्टडी है ये लोकसभा चुनाव की है, जो हाल में पिछले साल जो हुआ था उस लोकसभा चुनाव की स्टडी है। लेकिन चुनाव आयोग जानबूझकर उनको ना समय दे रहा है, और यही चीज कर्नाटक के मामले में की कि वोटर लिस्ट उनको ना दी गई आज तक। और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था कि आप हमें डेटा के तौर पर ये दे दीजिए हार्ड डिस्क के अंदर, हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। उसका आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जो राहुल गांधी ने तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि जो हमने वीडियो फुटेज मांगी उसका कानून ही बदल दिया। वो भी आपने देखा किस तरीके से रातों रात एक नोटिफाई करके जो चुनाव आयोग का कानून था, जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी थी, उस ट्रांसपेरेंसी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। तो ये अब इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बिहार की एसआईआर का तो देख लिया, लेटेस्ट जो मामला है उसके अंदर जो बिहार के अंदर हुआ है वो तो आप अभी तक जब जो चल रही है सारी की सारी कवायद, उसमें आप देखिए अब तक 52 लाख वोट जो एसआईआर चल रही है, स्पेशल विशेष पुनरीक्षण, उसके अंदर 52 लाख वोट कट चुके हैं। अगर 52 लाख वोट इस तरीके से कटते हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया था पिछले साल, और एक साल के भीतर अगर 52 लाख वोट कटते हैं, तो फिर तो चुनाव आयोग की साख क्या रहेगी? चुनाव आयोग को भंगी कर देना चाहिए। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने वो वोटर लिस्टें बनाई थी जिसके बेसिस पे चुनाव हुआ लोकसभा का, तो वो चुनाव वैधानिक है क्या? और उन सारे अधिकारियों को जिनके तहत ये वोट बने थे, पूरी की पूरी नौकरशाही को, पूरे मैकेनिज्म को सस्पेंड नहीं करना चाहिए क्या? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? तो ये सारे के सारे सवाल है। और जितने लोग अगर अवैध थे और उन्होंने वोट डाला पिछले चुनाव में, तो फिर वो चुनाव वैध कैसे हुआ? वो चुनाव भी अवैध होना चाहिए। और समस्या क्या है प्रकाश जी, एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको। अभी जब मैं कर्नाटक में बात कर रहा था राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद, तो उन्होंने बताया कि देखिए तकनीक की समस्या है, चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट नहीं दे रहा। अब क्या करना पड़ा आपको? सारी की सारी वोटर लिस्ट को खुद डिजिटलाइज करना पड़ा, एक एक वोटर लिस्ट को। उसमें समय लगता है, तो करीब 3 महीने का समय लगा। और जब अगर आपको चुनाव को चैलेंज करना हो, आपको पता है इलेक्शन पिटीशन अगर हाईकोर्ट में जाना है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 महीने की है। 1 महीने में अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आपकी चुनाव याचिका स्वीकार नहीं होगी, और सबूत इकट्ठे करने में 90 दिन लगते हैं। तो कहां जाए? तो अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन आपके लिए, दर्शकों के लिए, कि कांग्रेस पार्टी अब इस मामले को अगर चुनाव आयोग नहीं बाज आया तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रही है बेंगलोर के मामले को। और वो मांग ये करेंगे कि आर्टिकल 324 के तहत पूरे के पूरे जो चुनाव था उसको खारिज किया जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बची। इलेक्शन पिटीशन का समय तो 1 महीने में खत्म हो गया, तो आर्टिकल 324 को इन्वोक करने की बात वो करने जा रहे हैं। और बेंगलोर उसके लिए एक खास तरह का मॉडल होगा, विद सबूत, विद प्रूफ, विद वोटर लिस्ट, विद सारी मैनिपुलेशन, और हर चीज का उसके अंदर खुलासा होगा। ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। तो अब आप जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम पता चल गया है कि वोटर कैसे बनाए जाते हैं, कौन वोट करता है, कहां से ये वोटर लाए जाते हैं, तो अब तो चुनाव आयोग और भारत की सरकार पूरी तरीके से वो कहा जाए तो नंगी हो चुकी है इस पूरे खेल में, इस पूरे फर्जीवाड़े में। अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? एसआईआर जो बिहार के अंदर चल रहा है उस पर जिस तरीके का गदर कटा हुआ है, जिस तरीके से बवाल हो रहा है बिहार में, एसआईआर वापस होगा? चुनाव आयोग कम से कम फिलहाल तो इतने दबाव में दिख ही रहा है। नहीं, आप प्रकाश जी किसका दबाव मान रहे हैं? आप ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पिछली हियरिंग के दौरान, जो ये विशेष पुनरीक्षण याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली हियरिंग हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया कि वो जो एसआईआर करें उसके अंदर नंबर 1 वोटर आई कार्ड, नंबर 2 आधार कार्ड, और नंबर 3 राशन कार्ड, उसको भी कंसीडर किया जाए उसके सबूत के तौर पर। और कल आपने देखा जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें क्या कहा कि ये व्यवहारिक नहीं होगा। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं। तो वो डर कहां रहे हैं? वो तो एक संवैधानिक संस्था होने के अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरीके से। आपको भी पता है कि एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है, एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है। तो आमतौर पर संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे के काम में इस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती, और उसी का फायदा चुनाव आयोग लगातार उठाता है। आपने महाराष्ट्र मॉडल में क्या देखा कि लाखों वोट बढ़ गए 5 महीने के अंदर। बिहार के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि विशेष पुनरीक्षण के नाम पर अब तक 52 लाख वोट काटे जा चुके हैं। तो कहीं आप वोट बढ़ा करके जीतते हैं और कहीं वोट घटा करके जीतते हैं। वोट किसकी कटेंगी ये कोई समझना बहुत मुश्किल नहीं है।
वोट कहां से बढ़ेंगी ये कोई समझना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल ने सबूतों के साथ नई दिल्ली में दिखाया था, केजरीवाल ने शाहदरा में दिखाया था, उन लोगों को प्रस्तुत किया था जो वो वहां पर रह रहे हैं और उनके वोट काटे गए थे। और दिल्ली के चुनाव का परिणाम क्या हुआ ये सारे देश के सामने है कि केजरीवाल को टारगेट करके डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, वोटर लिस्टों के जरिए किस तरीके से हराया गया। ये एक स्टेट की कहानी नहीं है राम प्रकाश जी, ये तो बेसिकली एक पेंडोराज बॉक्स है। और चुनाव आयोग जिस चीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है एक तरीके का, वो है अपनी संवैधानिक पोजीशन का। क्योंकि वो संवैधानिक पोजीशन है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट उसके ऊपर दे डोंट कम सो हैवीली, उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। वरना आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, और बिहार में तो अब सरेआम हो रहा है। कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बाकायदा 3 महीने लगा करके टीमें बिठा करके फॉरेंसिक एनालिसिस किया है, और वही काम वो महाराष्ट्र का भी करना चाह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो उनको क्या वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं दे रहा डिजिटल की, कर लीजिए आप क्या करेंगे, जबकि वो एक सार्वजनिक चीज है। आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को कैसे मना कर सकते हैं कि हम आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे? बता दीजिए आप। किसी भी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट तो ऑफिशियली देनी होती है, जितनी भी रिकग्नाइज पार्टी है। उसके बावजूद चुनाव आयोग की हालत ये है। तो चुनाव आयोग, राम प्रकाश ये एक बात समझ लीजिए, चुनाव आयोग अब रेफरी नहीं, चुनाव आयोग इस देश में रेफरी की भूमिका खो चुका है, और वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय, आप कहिए जोड़ीदार है, भागीदार है, रणनीतिक तौर पर उसका सहयोगी है। इसको मानने में अब आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये जो खुलासे हैं सर, अब चलिए मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो दबाव नहीं मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, केंद्र की सरकार नहीं मान रही है, चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है, विपक्ष का दबाव नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं मान रहे हैं, किसी भी तरीके का दबाव नहीं मान रहे, लेकिन एनडीए का क्या करेंगे? अब तो जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे ये कह रही है एसआईआर का समर्थन करते हुए कि ये बहुत जरूरी था और अहम है, ये और सही कदम है, ये सब कुछ, वहीं एनडीए के एलाइज जो है जिसमें सबसे मुख्य है जेडीयू के सांसद का बयान है, गिरधारी यादव ने साफ आज ये बात कह दी है कि चुनाव आयोग को न बिहार का इतिहास पता है, न भूगोल पता है। इस समय जब यहाँ पर खेती का सीजन चल रहा है, जो है वो इतने कम समय में चुनाव आयोग ने सूची तमाम कागज मांगे हैं, 10 दिन उनको कागज बनवाने में लगे हैं। जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में, वो कैसे साइन करेगा? तो अब तो एनडीए में खुल करके विरोध शुरू हो गया है, उसका दबाव तो मानेंगे भारत की सरकार, और अगर भारत सरकार मानेगी तो भाजपा मानेगी, भाजपा मानेगी तो भाजपा का चुनाव आयोग मानेगा। राम प्रकाश जी, आप जरूरत से ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं। जेडीयू का एक सांसद के कहने का क्या मतलब है? जेडीयू का अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते? वो सर्विंग मुख्यमंत्री हैं, वोट तो उनको मांगने 4 महीने, सत्ता तो उनको बचानी है, वो क्यों नहीं मांग रहे? और आपने देखा किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चुनाव आयोग में गई पिछले हफ्ते, और उन्होंने पूरा उनको एक पूरे का पूरा एक चार्टर दिया डिमांड्स का, और एसआईआर कैसे किया जाना चाहिए उसका एक पूरा फॉर्मेट दिया, उसका बाकायदा चुनाव आयोग ने फोटो जारी किया, ये कहा कि बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत हुई, सारी बात हुई, लेकिन उस पर एक्शन क्या? जब वो, आप समझिए, एक फोटोबाजी एक अलग बात है, एक ऑप्टिक्स एक अलग बात है, और जब कार्रवाई की बात आती है तो वो नहीं स्वीकार करते। एक सांसद के कहने से क्या होगा जब उनकी पार्टी जो चुनाव में जा रही है उसका अध्यक्ष ही कुछ नहीं बोल रहा, तो उस सांसद के कहने का क्या मतलब है? और सारी बात छोड़ दीजिए, जो कागजात ये मांग रहे हैं एसआईआर के नाम पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच के प्रिजाइडिंग जज थे, उन्होंने कहा कि ये कागज तो मेरे पास भी नहीं है, तो उनके भी वोट काट दीजिए ना फिर। बेसिकली राम प्रकाश जी, ये डेटा मैनिपुलेशन एक साइंस है, और इस साइंस को आपको समझना पड़ेगा क्या है। राम प्रकाश जी 50 वोटों से मुझे हराते हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? 30 वोट मेरी वाली काट दीजिए और 20 आपकी बढ़ा दीजिए, जीत गए आप। ये है वो फॉर्मूला जो पन्ना प्रमुखों के जरिए चुनाव आयोग की मदद से पूरे देश में ब्लेटेंटली किया जा रहा है। तमाम शिकायतें पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, कर्नाटका के अंदर पकड़ा गया, उससे पहले महाराष्ट्र में आपने देखा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है। एक गांव ने एक मॉडल के तौर पर अपनी इंडिपेंडेंट वोटिंग कराने का फैसला किया, आपने देखा क्या हुआ? वहां पर रातों रात पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके वो कवायद नहीं करने दी गई। वो लोग कोई लाइन ऑर्डर हाथ में ले रहे थे, वो अपना ये देख रहे थे कि हमारे गांव की असलियत क्या है, ईवीएम में क्या खेल हुआ है, नहीं करने दिया गया ना। तो जब एक गांव से इतना डरते हैं ये, तो आपको क्या लगता है कि किसी स्टेट को करने देंगे ये कोई इस तरह की चीज, या कोई सबूत देके अपने हाथ कटवाएंगे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, जो एक पार्टीजन रोल होता है, उसमें राजीव कुमार को भी पहले ही झटके में पीछे छोड़ दिया।
राजीव कुमार कम से कम जैसे भी थे, वो शेरो शायरी घटिया टाइप की करते थे, जो भी करते थे, वो मीडिया से बात तो करते थे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बिहार जैसी स्टेट के अंदर, जहां पे इतनी 9 करोड़ के आसपास के वोटर हैं, वहां पर आप देखिए कि एसआईआर ऑर्डर कर दी। आपने कहा खेती का सीजन है, खेती का सीजन के साथ साथ 75% 73% जो एरिया है बिहार का, वो बाढ़ग्रस्त है, ये मत भूलिए। और लोग वहां पर 1.5 से 2 करोड़ लोग वहां पर प्रवासी मजदूर के तौर पे, 1 महीने के अंदर आप कैसे कर देंगे? और तमाम सबूत अब डेली हमारे जो पत्रकार साथी अजीत अंजुम और तमाम लोग जो फील्ड में है, वो डेली डे इन एंड डे आउट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बंदा है उसको पता भी नहीं है, उसके फार्म भी अपलोड हो गए बिना साइन के, और बीएलओ से खुद ही साइन करते जा रहे हैं। तो एक खास तरह की कवायद है राम प्रकाश जी। और वो कवायद क्या है? पन्ना प्रमुखों के जरिए आपको ये पता है कि किस बूथ पर कौन सा वोटर कहां है, उनमें से कुछ के वोट काट दिए जाए और कुछ नए फर्जी जोड़ दिए जाए। ये है सारे के सारे इस जीत के पीछे गणित, जिसको देर सवेर ये खुलेगा। कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी? और ये जो बेंगलोर वाली घटना है, ये आइसोलेशन में नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा केजरीवाल ने सारी बातें दिल्ली में की थी, सबूतों के साथ। नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी अगर आपको याद हो, शाहदरा कंस्टिट्यूंसी याद हो, बाकायदा लोग प्रस्तुत किए थे कि ये लोग वहां उसके एड्रेस पे रहते और इनके वोट काट दिए गए। ये सारी एक्साइज पन्ना प्रमुखों के जरिए की जाती है। और बड़ा साफ है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा है चुनाव मैनिपुलेशन करने के खेल में। तो लेकिन एसआईआर को लेके जिस तरीके का विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे तमाम दल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है, सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन चल रहा है, हर रोज उसको लेकर के उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, और एकजुट इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। शायद उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी है कि नहीं, मुझे समय वो नहीं पता अभी। लेकिन इन सबके बावजूद भी सर, चुनाव आयोग दूसरी तरफ ये दावे लगातार कर रहा है। अब उनके हिसाब से तो कुछ शायद 1-1.5% फॉर्म ही और रह गए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो एक तरफ वो 1-1.5% फॉर्म नहीं आए हैं, बाकी पूरा 98% प्लस जो है वो फॉर्म रिसीव हो गए हैं। दूसरी तरफ ये 52 लाख वोटों के जो है वो नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है। तो और विरोध जो है वो हर स्तर पे लगातार जारी है। चुनाव आयोग पे दबाव नहीं बन रहा है। असल में जो पूरा खेल है उसको क्या माना जाए? वोटर लिस्ट से वोटर के नाम कटेंगे, वोटर के नाम बढ़ेंगे, क्या माना जाए? जब फाइनल लिस्ट आएगी तो जो 7.25 करोड़ के आसपास फरवरी में जारी हुए थे, उससे ज्यादा वोटर्स की लिस्ट आएगी, उससे कम आएगी? क्या कैसे देखा जाए उस पूरे वोटर लिस्ट को, पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के साथ इन विरोधों के बीच में? राम प्रकाश जी, वोट कटेंगे, जुड़ेंगे नहीं, वोट काटे जाएंगे। और 52 लाख तो अब तक कट चुके हैं, ये तो ऑफिशियल फिगर है, तो उसमें बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कह रहे हैं 2 मॉडल। जब महाराष्ट्र के अंदर बड़ी भारी मात्रा में 5 महीने में वोट बढ़ा करके बीजेपी ने 89% के स्ट्राइक रेट से सीटें जीती, तो वो मॉडल था वोट बढ़ाने का। यहां पर बिहार के अंदर वो जब चूंकि महाराष्ट्र का मॉडल की चोरी पकड़ ली गई, तो अब एसआईआर के बहाने से ये मॉडल है वोट घटाने का। और वो वोट किसके घटेंगे? वो अल्पसंख्यकों के घटेंगे, वो गरीबों के घटेंगे, वो वंचितों के घटेंगे, उनके घटेंगे जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अब आप सवाल पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता? ये सारा काम ग्रास रूट पे पन्ना प्रमुख ऑलरेडी कर चुके हैं। लिस्टों का सारा खेल हो चुका है, मैंने आपको एकदम पहले भी चर्चा की थी। अब तो नहीं, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि रिसर्च में ये पता लगा लिया गया है कि कैसे नए वोटर बढ़ाए जाते हैं जी, और जी। आप कह रहे हैं कि वोटर घटाए जाएंगे। नहीं, तो वो बिहार का मॉडल है ना। कर्नाटक के अंदर बढ़ाए गए, अपने क्या नाम, महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाए गए, अपने कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के अंदर बढ़ाए गए। एक ही सीट की पार्लियामेंट की स्टडी है वहां पर कर्नाटक के अंदर। महाराष्ट्र में तो पूरी स्टेट की स्टडी है। बिहार के अंदर उन्हीं वोटों को घटाने का खेल, वो बढ़ाने का मॉडल था, ये घटाने का मॉडल। और ये सारा पन्ना प्रमुखों के जरिए किया जा रहा है। पन्ना प्रमुख कौन व्यक्ति है? आपकी गली में रहने वाला एक भाजपा कार्यकर्ता, जिसको ये पता है कि फला पन्ने पे ये लोग वोटर है, तो उसको ये भी पता है कि कौन किसका वोटर है। उसने पहले ही सारा खेल कर दिया है। अभी जो केवल जो काम चल रहा, आप एसआईआर का मतलब समझ लीजिए क्या है। ये विशेष पुनरीक्षण के नाम पर वो जो सारी एक्साइज की गई है चोरी से नाम काटने की, उसको कंफ्यूजन फैला करके वैलिडेट करने की कोशिश। आप वोट डालने जाएंगे, आपका नाम ही नहीं मिलेगा, घूमते रहिए, आप क्या कर लेंगे आप बताइए? ये है सारे का सारा खेल। बेसिकली ये सारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वहां पे बढ़ा के जीते, यहां काट के जीतेंगे, सिंपल सी कहानी थी। और उसमें मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि अगर बिहार जैसी स्टेट के अंदर 6 महीने पहले जो 52 लाख वोट जो अब कटे हैं,
तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव को सारे को खारिज कीजिए फिर तो आप। उन 52 लाख, अगर एक भी वोट गलत पड़ता है, मान लीजिए आप एक चुनाव जीत के आए हैं और मैंने ये प्रूव कर दिया कि आपके उसमें 4 मृत लोगों की वोट डली है, आपका चुनाव खारिज हो जाएगा, पता है आपको। यहां तो 52 लाख वोटों के लोगों के वोट काट रहे हैं आप। तो अगर वो इलीगल वोटर थे तो उनके चुने हुए व्यक्ति सांसद कैसे हो सकते हैं, उनका चुनाव कानूनी कैसे हो सकता है, और उनके समर्थन वाली केंद्र की सरकार कानूनी कैसे हो सकती है, वो सरकार वैधानिक कैसे हुई जो असंवैधानिक वोटरों के उससे बनी। इसका जवाब चाहिए ना। सर, चुनाव आयोग तो ये कहते हैं कि भाई 100% वोटिंग तो हुई नहीं थी और ये जो लोग हैं ये लोग वोट डालने नहीं आए थे। राम प्रकाश जी, किसने वोट डाली किसने, तो रिकॉर्ड की बात है ना, सारी की सारी रिकॉर्ड की बात है। किसने वोट डाली वो तो रिकॉर्ड पे होता है, जब आप साइन नहीं करते वहां जाकर के, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। वोटिंग के लिए जब आप जाते हैं, पढ़ा लिखा आदमी साइन करता है, दूसरा आदमी उस पर अंगूठा लगाता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इन 52 लाख लोगों ने जो सरकार चुनी, जो संसद चुनी, अगर ये वोटर अवैध है तो वो सरकार वैध कैसे है, मुझे इसका जवाब दे दे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता दे दे। और संविधान वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है महाराष्ट्र के केस में, जब उसने ये कहा कि हाँ भाई जो ये टूट फूट हुई वो इलीगल थी, वो सही नहीं थी, लेकिन जो सरकार है वो वैध है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इस तरीके का निर्णय। देखिए वही बात है राम प्रकाश जी, फिर वही जो एक रेड लाइंस क्रॉस करने वाली बात है। कुछ चीजें हैं, कुछ ढोल हैं जो ढके रहने चाहिए, वरना तो सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम आपने मामले देखे, वो भी वही जो थे जज साहब चंद्रचूड़ महोदय, उन्हीं का कारनामा था वो भी, कि वो सरकार अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो हम ये कर देते, उस सरकार को बहाल कर देते। उसको अगर वो सरकार नहीं है और ये सरकार है संवैधानिक है तो इसको तो बर्खास्त करो। उस सरकार ने कार्यकाल पूरा किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो इस देश में संविधान की तो धज्जियां कोई एक तरफ से तो नहीं उठ रही। ऐसा लगता है कि सारे का सारा तंत्र एक पर्टिकुलर पार्टी की सत्ता कायम रखने के लिए सक्रिय है। उसमें चुनाव आयोग उसका एक अहम हिस्सा है, उसमें तमाम जुडिशरी, तमाम जांच एजेंसियां। आपने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या कहते हुए सुना? कर्नाटक सीएम की वाइफ के मामले में सीजीआई बीआर गवई ने क्या कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए राजनीति मत कीजिए। कहा कि नहीं कहा? उन्होंने क्या कहा कि ईडी इस देश की जो एकता है उसके लिए खतरा है, इस देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए खतरा है। बताइए आप इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं, वर्बल डायरी अलग चीज है, मुंह से आप भाषण देते रहिए कुछ भी, फाइल पे क्या ऑर्डर किया आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइल पे ऑर्डर करने से क्यों बचते हैं? आपने कहा कि चुनाव आयोग को हम सुझाव देते, क्या ये वोटर लिस्ट जब आप बढ़ाए, विशेष पुनरीक्षण याचिका वो करें तो उसमें आधार कार्ड, उसमें अपने क्या नाम राशन कार्ड और उसमें एपिक कार्ड, इनको कंसीडर करें, सजेस्ट किया। उन्होंने कह दिया हम तो नहीं कर सकते, कर लीजिए आप क्या करेंगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, बाकायदा रिटर्न में ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया है, कल आपने देखा हो। तो ये बेसिकली एक खास तरह का सिस्टम बना दिया गया है और वो सिस्टम एक पर्टिकुलर सत्ता, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहा है और पूरा देश देख रहा है। वो ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट मांगी गई रीडेबल फॉर्मेट में, वीडियोग्राफी मांगी गई, चुनाव आयोग ने रातों रात जो है धीरे से वीडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, कानून बदल दिया, नियम बदल दिए। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने साफ कर दी हैं। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहुल ने जो बात कही वो पूरी प्रक्रिया आपने अभी सुन ली। अब एसआईआर को लेकर के रिएक्शन क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर एनडीए में भी इसका विरोध शुरू हो गया है और फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर तो सबकी नजरें लगी हुई हैं, 28 को सुनवाई भी है, तब तक वेट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।